नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनिचीवल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आनंद। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका आईपीएस पीओ और आईपीएस क्लर्क का रिजल्ट आया है। जिनका हो चुका है सिलेक्शन उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स, और जिनका नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं। ऐसा होता है कभी कभी कि हम कुछ मार्क्स से पीछे रह जाते हैं। ओके, आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कहाँ आप पीछे रह गए और जिनका सिलेक्शन हो गया वो आपसे आगे निकल गए। ठीक है, और आपको क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए इस साल कि जो कि आपका एग्ज़ाम आप स्मूथली निकाल सके, फाइनल सेशन ले पाए। तो चलिए इस वीडियो में हम ये सब सारी चीज़ें देखेंगे और सारी चीज़ के बारे में जानेंगे डिटेल में। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है। ओके, तो पूरा देखना, वीडियो को स्किप मत करना। पूरा अच्छी से डिटेल बताऊंगा कैसे आपको तैयारी करना है इस साल, और कैसे आपको एग्जाम निकालना है इस बार 2023 में, बैंक में कैसे आपको सेशन लेना है, सारी चीज़ मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आपको मटेरियल मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल वगैरह सारी चीज़। उसका लिंक मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, तो उसको आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखो, जिनका आईबीपीएस पीओ या आईबीपीएस क्लर्क हो चुका है, जो अपना निकाल चुके हैं आईपीएस पीओ और आईपीएस क्लर्क, किसी में एक में सिलेक्शन हो चुका है या जिनका दोनों में हो चुका है, तो उनका लाइफ सेट हो गया। एक तरह से देखा है बैंकिंग में उन्होंने जो मेहनत किया उनको रिजल्ट आज मिल चुका है। ठीक है, तो इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई है मेरी तरफ से। ओके, और वो अपने लाइफ में और भी आगे बहुत सारी सफलता को प्राप्त करें। ठीक है, रही बात कि अब देखिए, अब आगे इनका जर्नी रहेगा, वो एक एज ए बैंकर की तरह, और उनका सब कुछ होगा। अब वो बैंकर बन चुके हैं, अब उनका जो भी और प्रोसीजर होगा वो अब आगे अपना करेंगे सब कुछ, और अपना ज्वाइनिंग अपना टाइम पे कर लेंगे अपने रिस्पेक्टिव बैंक में। ओके, तो चलिए, अब जिनका नहीं हुआ सिलेक्शन उनका क्या कमी रह गया। मान लीजिए किसी का मेंस में कम मार्क्स आ गए। ओके, मान लीजिए कट ऑफ होता है, जो मान लो आप मेंस में किसी का कट ऑफ होगा, उससे सिर्फ उसका +5 नंबर ज़्यादा आया, किसी का +7 नंबर ज़्यादा आया, किसी का +12 नंबर ज़्यादा आया। और मान लो किसी का ऐसा भी हो सकता है, किसी का इंटरव्यू जो है वो बहुत अच्छा गया होगा, लेकिन उसका मेंस में मार्क्स अच्छा नहीं था, सिर्फ 5 नंबर ज़्यादा था या 4 नंबर ज़्यादा था, या फिर सिर्फ कट ऑफ ही पार किया हो। ठीक है, उनका भी सिलेक्शन रुक गया होगा। ओके, क्योंकि जब तक मेंस में आप कम से कम नहीं कुछ भी तो 10 नंबर 15 नंबर ज़्यादा नंबर नहीं लाओगे कट ऑफ से, ओके, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है। ये मैं पीओ की बात कर रहा हूँ। ओके, जस्ट लाइक क्लर्क में क्या है कि क्लर्क में आपने कट ऑफ जो रिकमेंड किया जाता है, जो कट ऑफ होता है, तो यदि आप उसको पार कर गए तो आपका क्लर्क में आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, लेकिन पीओ में क्या होता है कि आपका इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं वो भी जुड़ते हैं इसमें। तो इंटरव्यू के मार्क्स जो जुड़ते हैं वो मेंस के मार्क्स पे भी डिपेंड करते हैं कि आपका जो मेंस में परफॉर्मेंस रहा था वो आपका 5 नंबर ज़्यादा था, 7 नंबर ज़्यादा था, 12 नंबर ज़्यादा था, या 15 नंबर ज़्यादा था। कितने लोग का ऐसे भी होते हैं कि मान लो कि +15 नंबर ज़्यादा है लेकिन उनका इंटरव्यू बहुत घटिया चला गया। ठीक है, तो क्या उनका सिलेक्शन होगा? कभी कभी होता है कि ऐसे लोगों का या ऐसे स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो पाता फाइनल सिलेक्शन, क्योंकि इंटरव्यू उनका खराब परफॉर्मेंस की वजह से भी होता है ऐसा। ठीक है, तो ये सब सारी डिटेल में जानेंगे अभी कि क्या कमी रह जाती है एक्चुअली में, हम कहाँ पीछे रह जाते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहली बात ये है कि ये सब जानने से पहले हम इसको क्या करें, जो भी हम लिखे हैं अभी ये सब वो हम क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा, कि जगह बन जाए। ओके, जगह बनेगा तो थोड़ा सा बताने में हमको सही रहेगा। ओके, जब आप मेंस की तैयारी करते हो ना, होता है क्या है कि आपने जो भी टॉपिक कवर किए हो अभी तक, ठीक है, आपने जो भी टॉपिक कवर किया है, मैथ क्वांट में हो, चाहे रीजनिंग में हो, चाहे आप इंग्लिश में किए हो, चाहे आप क्या हो गया आपका, जैसे कि करंट अफेयर हो गया, ये सब जो सब्जेक्ट होते हैं ना मेंस के लिए, इसमें हो सकता है कोई ऐसा टॉपिक हो जो कि आपको बहुत अच्छा सा, तो लेकिन आप जाकर के एग्जाम में फंस गए हो। ठीक है, ये सब क्यों होता है? ये ऐसा नहीं है कि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ, ये होता क्या है, या तो आप एग्जाम में जाकर पैनिक हो जाते हो, बात को समझना है, पैनिक हो जाते हैं, या फिर क्या होता है कि क्वेश्चन करके इतने आपको लगता है यार क्वेश्चन तो ईजी आ गए, खुशी में क्या होता है आदमी गड़बड़ कर देते वहाँ पे, हड़बड़ाहट के चलते, यार क्वेश्चन तो बहुत ईजी आया, चलो इसको तुरंत बना दिया। फिर क्वेश्चन को देखते हैं, यार टफ आ गया, क्वेश्चन टफ आ गया, मान लो क्वेश्चन टफ आ गया, उस टाइम में भी लोग पैनिक कर जाते हैं, यार हमसे अब क्वेश्चन बनेगा नहीं, मेरा सिलेक्शन होने वाला नहीं है। ओके, और खराब परफॉर्म करके आ जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि एग्जाम में कभी भी आप एग्जाम ले जाओ वो पैनिक नहीं होना है। और रही बात की कॉन्सेप्ट क्लियर करने की, देखो आज भी मैं आपको बताऊँ, रियलिटी को एक्सेप्ट करो कि यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो रिएक्शन जो होता है ना आपका, यदि रिएक्शन हुआ तो कुछ कमी थी आपके अंदर, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो क्या कमी रह गई उसको आप
खुद आप एनालिसिस कर सकते हो। जब तक आप खुद को एनालिसिस नहीं करोगे ना कि आपका कहाँ कमी रह गया, ये बहुत जरूरी है। आज पेन पेपर उठाओ, देखो अपना, सबसे पहले आप ये लिख लो कि कौन सा आपका बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग टॉपिक कौन कौन आपने कवर किए हो क्वांट में। फिर आप एक रख लो मॉडरेट में रखो, मॉडरेट लेवल कौन सा आपका है, और जो आपका वीक पोर्शन है, जो सबसे मतलब कि इसमें आपका पकड़ ही नहीं है, ठीक है, वो कौन सा पोर्शन है वो एक लिख लो। सारे टॉपिक का जो भी मतलब कि टॉपिक है सारे लिखो, उसमें जो स्ट्रांग वाला में है, जो मॉडरेट वाला है, जिसमें आप कुछ जानते नहीं हो उसको भी इस बार कवर करो अच्छे से। जो स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग करो, जो मॉडरेट है उसको स्ट्रांग तरफ लेके आओ, ठीक है। और जो आपका पुअर है, पूरा पूरा मान लो पुअर लेवल है आपका, ठीक है, उसको आप ट्राई करो कि मॉडरेट लेवल तक आए, उसको हम अच्छे से और इम्प्रूवमेंट करें उसमें, वो सब सब्जेक्ट में, ठीक है। और वो सब टॉपिक में जो कि आपको नहीं आता है, या ऐसा भी होता है कभी कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक होते हैं उसमें आप कहीं ना कहीं ऐसा कंसेप्ट होता है जो कि आप नहीं समझ पाते हो, और आप क्या करते हो अपने आप में समझते हो कि हमको ये कंसेप्ट आता है, लेकिन जब आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो आप उसमें फंस जाते हो। थोड़ा सा अपना स्टाइल चेंज करो सॉल्व करने का, क्वेश्चन क्या कर रहा है उस हिसाब से सॉल्व करो। देखो जैसे मैं सॉल्व करता हूँ ना, जैसे मैं सॉल्व करता हूँ अपना मेंस लेवल का कोई क्वेश्चन, तो उसमें क्या करता हूँ, जैसे क्वेश्चन कहता है उस हिसाब से सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है। एक एक चीज़ को तोड़ तोड़ के लिखता हूँ, उसको सॉल्व करता हूँ, ओके। तो ये तरीका हमको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, कि हम जैसे मैं बताता हूँ ना वही तरीका हमको बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें ना हमको कोई फंसने का डर रहता ज़्यादा। 90% क्वेश्चन में आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है, क्योंकि आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि हम नहीं बना पाते, कभी कभी ऐसा हो जाता है, फंस जाओगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप बना लोगे, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने आप को आज रियलिटी चेक करो अपना, कि आप कहाँ फंस रहे हो, कौन से टॉपिक में आपकी कमी रह गई, ठीक है। देखो यदि आपकी जब तक आप अपनी कमी नहीं सुधारोगे ना, एग्जाम निकलने में कठिनाई आती रहेगी, ओके। कभी आपके 7 नंबर ज़्यादा आएंगे मेंस में, कभी 12 नंबर ज़्यादा आ जाएंगे, इंटरव्यू खराब चल जाएगा, कुछ ना कुछ कहीं तो कहीं गलतियाँ कर रहे हो, कुछ तो गलतियाँ कर रहे हो, उसको तो पहचानो आप कम से कम। जैसे रीजनिंग में ही हो गया, मान लो आप क्या करते हो, वो तो हाई लेवल का पजल बनाने लग जाते हो। हाई लेवल का पजल बनाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो एग्जाम बेस्ड होता है, जो एग्जाम लेवल का क्वेश्चन होता है, वो कौन बनाएगा? उसका तो भी तो प्रैक्टिस कर लिया करो। जो एग्जाम लेवल, एग्जैक्ट एग्जाम लेवल का होता है उसका प्रैक्टिस क्या करो। एग्जाम लेवल में क्या होता है, हम जैसे जो मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं वो सब क्वेश्चन को हम उतना वैल्यू नहीं देते हैं, उसको हम क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका इंस्ट्रक्शन इतना लंबा चौड़ा रहता दिया हुआ, इस वजह से हम उसको क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। तो उसको भी आप प्रैक्टिस करो ना, सिर्फ पजल बनाने से एग्जाम नहीं निकल जाएगा। आपका डाटा सफिशिएंसी आ गया, मिसलेनियस टॉपिक्स जैसे हो गए, वो सब टॉपिक को भी आपको कवर करना पड़ेगा, ओके। रीजनिंग में जो होते हैं आपके, रीजनिंग में क्या है, सिर्फ पजल से तो नहीं ना होता है कुछ भी। जैसे क्वांट में हो गया, सिर्फ डीआई बनाओगे, डीआई से ही नहीं होता है सब कुछ। मान लो डीआई टफ आ गया, और ये मिसलेनियस टॉपिक्स है उसके जो क्वेश्चंस होते हैं, मान लो जैसे जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, जैसे मान लो डीआई बता रहा हूँ, मान लो डीआई मेंसुरेशन का जो टॉपिक होता है उसका मिला दिया, और उसमें डाल दिया मान लो कुछ प्रोबेबिलिटी डाल दिया, प्रोबेबिलिटी का कुछ डाल दिया, फिर रेशियो प्रोपोर्शन का कुछ मिक्सचर मिला दिया, उसमें 3 टॉपिक को मिक्स करके क्वेश्चन दे दिया। आपने इस टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं कभी किया, बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। मान लो परसेंटेज दे दिया, ठीक है, परसेंटेज आपका बहुत अच्छा है, मान लो परसेंटेज बहुत अच्छा है, मान लो इसमें दे दिया आपको रेशियो प्रोपोर्शन प्लस इसमें मिला दिया टाइम एंड वर्क डाल दिया, ओके, ये करके दे दिया। बीच में आपको कभी कभी ऐसा होता है कि परसेंटेज डाल दिया, उसमें मेंसुरेशन डाल दिया, और कुछ और टॉपिक प्रोबेबिलिटी भी उसमें लगा दिया, मान लो, ओके। तो क्या बना पाओगे? क्यों? क्योंकि आप प्रोबेबिलिटी आपका सही नहीं है, ओके, ना यहाँ आपने मेंसुरेशन सही से पढ़ा है, तो कहाँ से आप बनाओगे, ओके। तो उस टाइम में आप फंस जाते हो। आते हुए भी टॉपिक आधा अधूरा आप वहाँ पे कुछ कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। इसलिए कहते हैं मैथ्स में आज ही एक्सेप्ट कोई इस चीज़ को, मैथ्स में जितने भी टॉपिक है ना सारे काम आते हैं, ओके। मैथ्स में सारे टॉपिक काम आते हैं, इसलिए सारे टॉपिक को एक बार आप कवर कर लो। एक बार यदि आप कवर कर लोगे अच्छे से, उस पर प्रैक्टिस करो। आज ही बोलता हूँ कि डेली डेली प्रैक्टिस करो, मेंस लेवल का स्पेशली कंसेप्ट क्लियर करो। यदि आप कंसेप्ट नहीं रहेगा ना, यदि आप कंसेप्ट नहीं रहेगा तो मेंस नहीं निकलेगा, ये याद रखना, आपका मेंस नहीं निकल पाएगा। इसलिए मेन चीज़ है कंसेप्ट सीखो। कंसेप्ट जब तक नहीं सीखोगे ना, और कंसेप्ट कहाँ से आएगी, जब आप कंसेप्ट तब आती है जब आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हो, या फिर कोई टीचर बता रहे हैं तो उसका वीडियो देखो और साथ में ट्राई करो सॉल्व करने की। मान लो साथ में सॉल्व कर लिया, तो उसको मान लो सुबह में आपने सॉल्व किया क्वेश्चन को, शाम में या फिर अगले दिन खुद से सॉल्व करो उस क्वेश्चन को। टाइम लग रहा है 1 घंटा, लगने दो, 2 घंटा लगने, लेकिन सीखो कहाँ आप फंस रहे हो, ठीक है। तब ना जाकर के आपको समझ में आएगा हाँ भैया मैं यहाँ पे फंस रहा हूँ, ये मेरा कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है,
तो फिर आप कुछ कर पाओगे अपना, ठीक है, इंप्रूवमेंट कर पाओगे। ये जरूरी है बहुत ज़्यादा। ये मैं नहीं बोलूँगा कि आप 20 पजल बना लो, 10 टीआई बना लो, आपका एग्जाम निकल जाएगा। नहीं, ऐसे एग्जाम नहीं निकलते। ये सब चीज़ें कोई नहीं बताएगा आपको इतना डिटेल में कि कहाँ क्या कमी रह जाती है। इसलिए मैं बता रहा हूँ आज भी, आज सबसे पहले आप यही करो, अपना टॉपिक चूज करो। जितने बैंकिंग में टॉपिक आते हैं, जितने टॉपिक कवर होते हैं, जितने भी सब्जेक्ट के, ठीक है, उसको आप सही से करो। ओके, मान लो आपको इंग्लिश इंग्लिश में बोलते रहिए, मार्क्स नहीं आता, इंग्लिश में कैसे मार्क्स आएगा? बैंक का इंग्लिश पोर्शन जो है उसको तो समझो कम से कम। इंग्लिश कहना क्या है? इंग्लिश बोलता है हम रीडिंग बेस्ड है। बैंक एग्जाम रीडिंग बेस्ड होते हैं। इसमें ग्रामर पोर्शन का ज़्यादा मतलब ही नहीं है कुछ भी। ग्रामर पोर्शन का कोई मतलब नहीं है। ओके, रीडिंग बेस्ड। अब बोलोगे कि रीडिंग करने से डेली आ जाएगा? बिल्कुल आपका सही होगा इंग्लिश। आप करके देखिए, आप करके देखो। मैंने सही किया तो आप नहीं कर सकते हो क्या? बताओ। आप तो सही से करो, आपका बिल्कुल होगा। टाइम लगता है, इंग्लिश इंप्रूवमेंट होने में समय लगता है। स्लो एंड स्टडी विंस द गेम, वही वाला हाल है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे वही चीज़ है। आपको धीरे धीरे करके डेली डेली पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। इंग्लिश में जो नए वर्ड सीख रहे हो क्या, वो सब आपको यूज करना है। ये नहीं बोल रहा हूँ मैं रट्टा मारो, नहीं, रट्टा नहीं मार पाओगे। उसको क्या करो, आप डेली यूज करो, वर्ड को सेंटेंस में कन्वर्ट करो। ओके, तो ये सब आप करोगे तब ना। मेहनत ही नहीं करना चाहोगे तो कहाँ से होगा बताओ? इसके डेली आप प्रैक्टिस करो इंग्लिश का। सही से बताओ, इंग्लिश में कितना समय देते हो? 1 घंटा देते होगे मुश्किल से, या 1.5 घंटा। डेली 2 घंटा कम से कम टाइम तो दो अच्छे से। क्वेश्चन तो बनाओ कम से कम। 1 घंटा एडिटोरियल पढ़ लो, आरसी पर बना लो, ठीक है। 1 घंटा में आप इंग्लिश के प्रैक्टिस क्वेश्चन बना लो। ओके, जो रीडिंग बेस्ड होते हैं, जैसे फिलर्स हो गए, जैसे आपके पार्जेम्बल्स हो गए, ये सब तो आप कर सकते हो ना। ये सब तो ईजी रहता है, आप कर सकते हो। मेहनत कर ही रहे हो, डेली डेली करते चलो। डायरेक्ट ये नहीं है कि डायरेक्ट आप लेवल उठा लिए, नहीं, वो नहीं करना आपको। इजी लेवल से उठाओ ना, इजी लेवल करो। इजी से स्टार्ट करेंगे, हाई की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। ये नहीं कि मतलब कि पूरा टफ लेवल उठा लिए, टफ लेवल उठा लिए, यहाँ पे हम डाउन होते चले। नहीं करना है ऐसा। हमको करना है इजी लेवल उठाना है। इजी लेवल उठाएंगे, देखो कैसे हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए कहता हूँ इस तरह से आप मेहनत करो, देखो आपका एग्जाम बिल्कुल निकलेगा, ठीक है। भरोसा रखो मेरी बातों का। यदि मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। इसलिए कहता हूँ कि आप रीडिंग बेस्ड है बैंक एग्जाम, इंग्लिश का रीडिंग सिर्फ करो, अच्छे से समझो, क्वेश्चन बनाओ, बिल्कुल एग्जाम निकलेगा। आपका इंप्रूवमेंट दिखेगा मार्क्स का। यदि आपका आज मान लो मेंस में आ रहा है, मान लो कि 7 नंबर 8 नंबर इंग्लिश में आ रहा है, आपका आएगा 20 प्लस। ओके, 25 भी आ सकता है, ठीक है, 30 तक भी जा सकता है आपको। ओके, इसलिए कहता हूँ पढ़ो तो, पढ़ के देखो। आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में इंप्रूवमेंट होगा, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होती है। रही बात करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर के तो मैंने बताया था ना आपको, लास्ट वीडियो जो मैंने बताया था आरबीआई का असिस्टेंट का स्ट्रेटजी बताया, उसमें भी बताया था मैंने। देखो जो जेन्युइन चीज़ें हैं, जो जेन्युइन चीज़ें हैं, जो जहाँ से लोग पढ़ते हैं, वो मैं बताने को कभी हिचकता, वो मैं बताने में कभी हेजिटेट नहीं होता हूँ, ठीक है। जैसे मैं बताया था कि अफेयर्स क्लाउड का पढ़ लो, अफेयर्स क्लाउड का बहुत अच्छा आता है, डेली 1 लाइनर, वो कर सकते हो। उसके बाद एक दूसरा मटेरियल ये है कि आप स्टडी IQ का है, स्टडी IQ का, वो आप देख सकते हो ना। वहाँ से आपका बेस्ट 300 क्वेश्चन है, वो कर सकते हो। ये सब क्यों नहीं करते हो आप लोग, बताओ? वो सब आप नहीं करोगे तो कहाँ से होगा? ओके, उसको आप प्रैक्टिस को, जैसे मान लो मैंने बताया भी था कि मान लो आप आज से स्टार्ट किए, अगले 7 दिन तक आपने जो पढ़ा, 8वां दिन उसको रिवाइज करो, ठीक है। रिवाइज करो पूरे 1 सप्ताह का। फिर ऐसे करके आप हर एक सप्ताह का, मान लो दूसरा सप्ताह में चले गए, 15 दिन 16 दिन हो गए, तो इसके पीछे का जितना भी होगा जीके उसको रिवाइज कर लो। ओके, उसके बाद अगर के जब 1 महीने का हो जाता है, तो बेस्ट 300 क्वेश्चन आते हैं उनके चैनल पे या उनके जहाँ पे भी स्टडी IQ के ऐप है उस पे, तो आप उसमें 300 बेस्ट जो 300 क्वेश्चन आते हैं उसको आप एक बार PDF निकालो, उसको आप खुद से याद कर लो, रिवाइज करो ना। क्यों नहीं करते ये सब? यदि आपका अफेयर्स क्लाउड से आप डेली डिटेल पढ़ रहे हो, प्लस इसे रिवाइज कर रहे हो, ठीक है, महीना में ये 4-5 बार रिविजन हो जाएगा मेरा, 4 से 5 बार या 6 बार रिविजन कर लो। भुलाने वाले हो बताओ? नहीं भुलाओगे ना कभी, आपको याद रहेगा वो चीज़ें। ओके, और साथ में इसके साथ साथ आपका बैंकिंग अवेयर वाला साथ में इसके साथ साथ आपका बैंकिंग अफेयर्स भी तैयार हो रहा है। ओके, करंट अफेयर के साथ साथ बैंकिंग अफेयर्स भी तैयार हो रहा है आपका। ये भी आप समझो बात को। इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसे करके पढ़ाई करो अच्छे से। कुछ समय नहीं गया, रोने धोने से जो कुछ हो जाता तो सभी रो लेते, धो लेते, ठीक है। कुछ होने वाला नहीं है। आपको आज भी अपनी कमी एक्सेप्ट करना है, और आपको ही अपना फ्यूचर तैयार करना है आज से, ठीक है। इसलिए आप पढ़ो अच्छे से, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ। ओके,
उसको एक चीज़ ये सोचो कि आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिली इस बार। यदि किसी का क्लर्क नहीं हुआ तो सोचो आप पीओ के लिए तैयार बने हो। यदि किसी का आईपीएस पीओ नहीं हुआ तो आप सोचो एसबीआई पीओ में जाओगे, या फिर आरबीआई असिस्टेंट निकल जाए, फिर और भी अच्छे नाबार्ड निकल जाए, आरबीआई ग्रेड भी निकल जाए, कुछ भी आप निकाल सकते हो ना। कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस मोटिवेशन के साथ आप पढ़ाई फिर से स्टार्ट करो। देखो आपका एग्जाम बिल्कुल निकलेगा, ओके, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल पढ़ो, आपका एग्जाम निकलेगा, इतना जेनुअनली कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो इसलिए आप बिल्कुल पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है। अब पढ़ के देखो, इस बार आप ही कर सकते हो, ठीक है। आपके लिए आज लाइफ अनअचीवेबल है सब कुछ, लगता होगा यार मेरे लिए कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको इसको अनअचीवेबल से अचीवेबल बनाना है आपको ही, ठीक है। ये आप कर सकते हो, ठीक है। इसलिए कहता हूँ कि पढ़ो अच्छे से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप सही से पढ़ाई करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे, अपना स्ट्रेटजी बनाइए आज से। टाइम टेबल के भरोसे मत फंसिए, टाइम टेबल आपको पढ़ने नहीं देता है। आपको जब मन करे पढ़ाई कीजिए, लेकिन ये ट्राई करिए कि हमको डेली 10-11 घंटे हमको डेली पढ़ाई करनी है, रेगुलर आप पढ़ाई करो, ठीक है। कहीं मन करे कि नहीं पढ़ना है, एक दिन का ब्रेक लेना है तो ले लो, घूमने जाना है तो घूम लो, लेकिन पढ़ाई करो। पढ़ाई को पूरा डिसिप्लिन वे में, ऑनेस्टी के साथ, पूरा विल पावर के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। यदि आप इतना करने तैयार हो तो बैंक आपका स्वागत करती है आपके ज्वाइनिंग के लिए नेक्स्ट ईयर वाली, या इस साल जो जो वैकेंसी आएगी, आप इसे किसी ना किसी भी बैंक में आप सिलेक्टेड हो जाओगे, ओके। और फिर आप भी कोई ऑफिसर बनोगे, कोई क्लर्क बनोगे, ओके। आप अपना ड्रीम पूरा कर सकते हो। तो चलिए, उम्मीद करते हैं, इसी उम्मीद के साथ इस सेशन को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।